नहीं, सिर्फ पितृसत्ता नहीं होती है, बल्कि पितृसत्ता का जो क्षेत्रीय स्वरूप होता है उसकी बहुत सारी वजह होती है। क्योंकि अब अगर आप समझने का प्रयास करें, अक्सर जो दहेज मृत्यु की चर्चा में एक सामान्य तर्क ये दिया जाता है कि इसका मूल कारण जो है वो पितृसत्ता है। ये तर्क गलत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि यदि केवल पितृसत्ता ही कारण होती तो फिर पूरे भारत में दहेज मृत्यु की दर लगभग समान होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में दहेज मृत्यु के मामले लगातार बहुत अधिक दिखाई देते हैं, जबकि केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी राज्यों या कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में भी ये संख्या जो है अपेक्षाकृत कम मिलती है। इसलिए जो समाजशास्त्री इसको बहुत अलग तरीके से इसको देखते हैं कि पैट्रियार्की इज अ नेसेसरी एक्सप्लेनेशन बट नॉट अ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन ऑल टुगेदर। अर्थात इसका मतलब यह है कि पितृसत्ता आवश्यक कारण है, बिल्कुल, परंतु अकेला कारण नहीं है। उत्तर भारत की रिश्तेदारी व्यवस्था जो है, नॉर्थ इंडियन जो में जो किंगशिप सिस्टम है, यहाँ में प्रसिद्ध समाजशास्त्री इरवाती कार्वे और बाद में पेट्रिसिया उबरॉय के कार्यों में ये समझना होगा कि उत्तर भारत में जो विवाह का मॉडल सामान्यतः जो है वो पितृवंशीय है, पेट्रीलिनियल है, और पितृस्थानीय जो है, पेट्रीलोकल जो है, और तीसरा जो है वो गोत्र बहिर्विवाह है, एक्सोगोमस वो होता है। इसका अर्थ ये है कि लड़की विवाह के बाद पूरी तरह से दूसरे परिवार में चली जाती है। उसका मायका और ससुराल दो अलग अलग सामाजिक संसार बन जाते हैं। वो केवल घर नहीं बदलती है, एक तरीके से पूरा उसका सामाजिक नेटवर्क खो देती है अपने पिछले परिवार से। पराया धन का जो विचार है वो उत्तर भारतीय समाज की सदियों में ये विचार प्रचलित रहा है। और जो बेटी एक पराया धन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सामाजिक संरचना का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका परिणाम ये होता है कि बेटी अस्थायी सदस्य मानी जाती है किसी भी समाज में, अस्थायी सदस्य मानी जाती है किसी भी समाज में, और बेटी को स्थायी उत्तराधिकारी माना जाता है। बेटे को विवाह जो होता है वो एक प्रकार का हस्ता हस्तांतरण होता है ना, कि एक ट्रांसफर बन जाता है। यहीं से दहेज का एक मनोविज्ञान पूरी तरह से शुरू होता है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है कुछ ना कुछ। अब दहेज एक आर्थिक लेन देन नहीं है, एक एक स्टेटस पेमेंट हो गया है पूरे तरीके से। समाजशास्त्री दहेज के को लेकर केवल आर्थिक शोषण नहीं मानते, वे इसे एक स्टेटस ट्रांसफर भी कहते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि उत्तर भारत में लड़की का परिवार सामाजिक रूप से नीचे की स्थिति में माना जाता है। तो विवाह के समय जो है वो लड़की वाले जो है वो विनती करते हैं और लड़के वाले उसका चयन करते हैं, यानी जो शक्ति संतुलन असमान पूरी तरीके से हो जाती है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप फिर भी कम देखेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म जैसे शादी.com और जीवन साथी ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गए हैं। पर जो टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप ऐसी समस्या और ऐसा संयोजन आप फिर भी देखते रहेंगे। इसलिए दहेज सिर्फ पैसे की बात नहीं है। और मैं बताते चलूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो आप समाज देखते हैं वो एक बहुत छोटा चंक है, वो 2 से 3% है पूरे समाज का। अब दहेज की बात करें, एक तो होती है सामान की कीमत, एक होती है सामाजिक स्वीकृति की कीमत, तीसरी बात है विवाह बाजार में जो मैरिज मार्केट में प्रवेश शुल्क जो होता है वो एक तरीके से बन जाता है कि आईएएस का फलाना करोड़ का दहेज होगा, ये डिप्टी कैबिनेट में है तो इनका फलाना वो दहेज बनेगा, और इनके लड़के हैं, फलाना मंत्री जी के लड़के हैं, फलाना आईएएस अफसर के लड़के हैं, तो उनका एक अलग प्रवेश शुल्क है। तो इसके कई सारे नियम है और कानून है समाज ने जो अपने हिसाब से तय कर दिए हैं। कन्यादान की जो अवधारणा है वो और जो असमानता है वो ये यहाँ कन्यादान की विचार महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धार्मिक रूप से कन्यादान का महान पुण्य माना गया है। लेकिन जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण में कुछ विद्वान कहते हैं कि इसे जो है विवाह का जो संबंध है वो दो बराबर व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दाता और ग्राही में हो जाता है, मतलब गिवर और रिसीवर के बीच बन गया है। जिस क्षण विवाह को दान कहा जाता है उसी क्षण एक पक्ष ऊंचा और दूसरा पक्ष जो है वो नीचे स्थापित हो जाता है। यही असमानता जो है, जो दहेज में अपेक्षाओं को की जो वैधता है उसको प्रदान करने लगी है। दक्षिण भारत में स्थिति क्या है? अब दक्षिण भारत में आप अगर देखेंगे, यहीं पर जो क्षेत्रीय विविधता है, जो रीजनल वेरिएशन जिसको बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में कई समुदायों में क्रॉस कजिन मैरिज और अंकल नीस मैरिज, निकट रिश्तेदारी विवाह जो है ऐतिहासिक रूप से वो स्वीकार्य है, और उत्तर भारत में ये लगभग लगभग निषिद्ध माना गया है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? कल्पना कीजिए, उत्तर भारत में लड़की एक बिल्कुल अजनबी परिवार में जा रही है, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में जो है पति पहले से रिश्तेदार है और ससुराल वाले परिचित हैं उनसे,
परिवार के बीच पुराने संबंध हैं, इसे जो है विवाह स्ट्रेंजर अलायंस नहीं बल्कि एक किंगशिप अलायंस कहते हैं, किन किन अलायंस बन जाता है। जो समाजशास्त्री का तर्क ये है कि जब लड़की का परिवार पूरी तरह से अपरिचित ना हो तो उसके खिलाफ अत्यधिक हिंसा का सामाजिक लागत बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच में एक रिश्ते बन रहे होते हैं, प्रतिशोध की संभावना होती है और सामाजिक निगरानी बहुत मजबूत हो रही होती है। इसलिए जो दहेज संबंधी हिंसा का पैटर्न है वो बहुत अलग हो जाता है। आखिरी बात जो है वो पितृ स्थानीयता है, जो पेट्री लोकेलिटी का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक आधुनिक नारीवादी अध्ययन जो है वो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो समस्या सिर्फ दहेज को नहीं मानते हैं। समस्या ये है कि आइसोलेशन ऑफ द ब्राइड, दैट यू रिमूव द ब्राइड फ्रॉम द होल लोकेलिटी। जब लड़की अपने गांव से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने सामाजिक नेटवर्क से दूर रहने लगती है तो उसके सौदेबाजी शक्ति जो है, बार्गेनिंग पावर है, वो कम हो जाती है। ये बात अनेक दक्षिण एशियाई जेंडर स्टडीज में सामने आई है, और यानी दहेज मृत्यु का प्रश्न केवल पैसे का नहीं है बल्कि शक्ति संतुलन का भी है। अब यहाँ पे हम एक वीना तलवार ओल्डेनबर्ग का कार्य उल्लेखनीय मुझे लगता है, और उसको पढ़ना भी चाहिए। वीना तलवार ओल्डेनबर्ग बहुत ज़्यादा इस पे काम की हैं। उन्होंने तर्क ये दिया था कि आधुनिक दहेज प्रणाली को केवल आप हिंदू परंपरा से कहकर नहीं समझा जा सकते। उनके अनुसार जो औपनिवेशिक काल में भूमि स्वामित्व और उत्तराधिकारी नियमों के परिवर्तन ने पुत्रों को अधिक महत्व को और जो जो जिस तरह के कार्य उस समय हुए वो और बढ़ा दिया है, पुत्रों के महत्व को, आर्थिक महत्व को, टू बी प्रिसाइज। इससे विवाह जो है और दहेज का आर्थिक मूल्य अपने आप बढ़ गया है। तो उनका प्रसिद्ध निष्कर्ष था ये कि दहेज को समझाने के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमी प्लस पेट्रियार्की दोनों को आपको साथ में समझना पड़ेगा। रिसर्च गेट में उनकी पब्लिकेशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। किसान आत्महत्या और दहेज की एक और बात है जो मैं करना चाह रहा था अपने पर्सनल लेवल पे, कि कई ग्रामीण अध्ययन बताते हैं कि बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेना, जमीन रखना, गिरवी रखना, महाजन से उधार लेना एक बहुत सामान्य बात है और सामान्य काम है। अगर आप गांव में रहे होंगे और वहाँ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे होंगे, बड़े बूढ़ों की बात सुने होंगे, तो आपको ये क्षेत्र स्तर पर दिख जाएगा। छोटे कास्ट में और ज़्यादा आपको ये दिख जाएगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे कृषि आय बहुत कम है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो एक विवाह से जुड़ी हुई है, दहेज की मांग भी बहुत ऊंची है। वहाँ विवाह परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव डाला जा सकता है। हालांकि ये कहना कि किसान आत्महत्याओं का मुख्य कारण दहेज है, ये क्या बोलूँगा मैं कि ये अति सरलीकरण होगा, क्योंकि परंतु कई क्षेत्रों में दहेज स्टडी जो है, दारू डेप्ट जो है, दहेज स्टडी जिसको बोलते हैं, एक सहायक आर्थिक दबाव अवश्य बन जाता है। अब न्यायपालिका जो है उस पर कई तरह की बात करती है। भारत में दहेज मृत्यु का विशेष अपराध माना गया है। आईपीसी की धारा 304 बी में इसको बना दिया गया था। धारा 304 बी कहती है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला का असामान्य रूप में अगर मृत्यु होता है, और दूसरा, और मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए उत्पीड़न सिद्ध हो रहा है, तो उसे डाउरी डेथ माना जाता है। बहुत फेमस केस है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, 2021 का केस है। ये ऐतिहासिक निर्णय था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उन्होंने कहा था कि सून बिफोर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका अर्थ होता है इमीडिएटली बिफोर डेथ नहीं होता है, अर्थात अदालतों को पूरे उत्पीड़न का पैटर्न देखना चाहिए कि ना कि केवल अंतिम घटना, किस तरह से डेथ हुआ और किस प्रक्रिया से डेथ हुआ, किस तरीके की क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट ऑफ चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस बने थे जिसकी वजह से एक डेथ हुई। तो वो सून बिफोर डेथ का अर्थ इमीडिएटली बिफोर डेथ से डिस्टिंक्ट किया गया था। न्यायपालिका की दूसरी चिंता भी है, कई सारी चिंता है इसको, इस सवाल को लेकर, क्योंकि डारो डेथ के ऊपर फॉल्स केसेस भी बहुत आ रहे हैं। 10 में से 7 केस फॉल्स होते हैं। उसमें से एक चिंता न्यायपालिका की यह है कि अदालतें ये भी कहती रही हैं कि वास्तविक दहेज मृत्यु मामलों में कठोरता आवश्यक है, लेकिन दोष सिद्धि जो केवल अनुमान पर नहीं हो सकती है। हाल के कई मामलों में आप देखे होंगे कि अदालतों ने साक्ष्य के अभाव पे अभियुक्ति को बरी भी किया है, जब अन्य मामलों में निरंतर दहेज उत्पीड़न सिद्ध होने पर सजा बरकरार रखी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप बिल्कुल दे सकते हैं इसको, कि मतलब कोर्ट का ये कहना था कि जबकि अन्य मामलों में अगर आपने निरंतर दहेज उत्पीड़न सिद्ध होने पर सजा बरकरार रखी गई थी, इस बात को सिद्ध किया गया था। इससे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या निकलता है, अब यहाँ से आप समझते क्या है इस पूरी बात से, इस पूरे चिंतन से, इस पूरे प्रक्रिया से? डाउरी डेथ इज अ सोशल क्राइम, बट criminal liability still requires the proof. Dowry death is of course a social crime,
But to prove in the court that this is a criminal liability altogether, you require a lot of proof, because the idea of soon before the death, that means it is asking, the court is asking what was the chronological event or the chain of circumstances before the death of particular woman. तो ये बहुत बड़ा निष्कर्ष इस बात का आता है, क्योंकि यदि इस पूरे विमर्श को एक वाक्य में मुझे समेटना हो तो ये वो होगा कि दहेज मृत्यु केवल एक पितृसत्ता परिणाम नहीं है। ये पितृसत्ता, पितृस्थानीय विवाह, उत्तर भारतीय रिश्तेदारी संरचना जो है, कन्यादान की सांस्कृतिक अवधारणा जो है, भूमि और संपत्ति संबंधों की जो बात है, सामाजिक प्रतिष्ठा की जो राजनीति है, तथा जो विवाह के बाजार की एक असमानताओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है, और प्रवेश शुल्क जो बनाए गए हैं बड़े बड़े औहदे और दर्जे के लिए। इसलिए भारत में दहेज मृत्यु को समझने के लिए केवल पुरुष बनाम महिला का फ्रेम पर्याप्त नहीं है मेरे हिसाब से। सही प्रश्न ये है कि किस प्रकार की पितृसत्ता, किस प्रकार की रिश्तेदारी व्यवस्था और किस प्रकार की आर्थिक संरचना मिलकर महिलाओं को इतना असुरक्षित बताती है कि विवाह जो है, जो असामाजिक सुरक्षा का माध्यम होना चाहिए, कभी कभी वो एक मृत्यु का कारण बन जाता है। ये एक प्रश्न है जिसे आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र जो है वो, और नारीवादी सिद्धांत वाले लोग और न्यायपालिका लगातार समझने का प्रयास कर रही है। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी थोड़ा वो समझाने की कैसे किस तरह से ये पूरा ढांचा काम कर रहा है।